नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह सीटेट ईवीएस क्वेश्चन सीरीज का 8वां पेपर है। चलिए देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि मिर्च हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी किस देश से भारत लाए थे? तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है दक्षिण अमेरिका और ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो यहाँ पे मिर्च को भारत जो पुर्तगालियों द्वारा दक्षिण अमेरिका से लाया गया, इस प्रकार सही ऑप्शन है आपका सी। अगर आपसे पूछा है किस व्यापारी द्वारा, तो पुर्तगाली, और देश पूछे तो आपका दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, तीन पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूर से स्पष्ट दिखाई देख सकता है, वह कौन सा है? ऑप्शन ए है बाज, कबूतर, कौवा, ऑप्शन बी है बाज, चील, गिद्ध, और ऑप्शन सी है कबूतर, तोता, चील, और ऑप्शन डी है कौवा, चील, बुलबुल। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि पक्षियों का जो समूह है जो हमसे हमारी तुलना में 4 गुना अधिक देख सकता है, वह आपका है बाज, चील और गिद्ध। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी, बाज, चील और गिद्ध। अगला क्वेश्चन है, अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी है 2004 और ऑप्शन डी है 2012। तो यहाँ पर अंडमान के द्वीपों में जो सुनामी आई थी वह वर्ष 2004 में आई थी। सुनामी जो है वह जापानी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समुद्र से आती लहरें। तो हालांकि यहाँ पूछा गया है कि अंडमान में सुनामी किस वर्ष में आई थी, तो वर्ष 2004 में आई थी। अगला क्वेश्चन है, सलाद के विषय में नीचे दिए गए विषयों पर विचार कीजिए और इनमें से सही कथन की पहचान करें। तो यहाँ पर पहले ही देखकर चलते हैं कि यहाँ पर पहला दिया हुआ है कि आपका सलाद जो है 20 घंटे पेड़ पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोता है। तो यहाँ पर ये गलत है, यह 20 घंटे नहीं, लगभग 17 घंटे, ठीक है, मस्ती से सर लटका के सोता है। दूसरा है, सलाद जिस पेड़ पे रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह भी ये आपका सही है। और अगला कह रहा है, सलाद की आयु लगभग 20 वर्ष होती है और इतने समय में वह केवल 2 पेड़ों पर ही जाते हैं। तो यहाँ पर सलाद की आयु जो है वह 20 वर्ष नहीं होती है, सलाद की आयु जो होती है लगभग 40 वर्ष होती है, और ये अपने जीवन में 2 नहीं 40 वर्षों में कुल 8 पौधों पर घूम पाते हैं। तो सी वाला भी ऑप्शन आपका गलत होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका केवल सही होता है बी ऑप्शन। अगला है, घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है गुजरात। तो जानते हैं यहाँ पर कि घाना नेशनल पार्क जो है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। अगर अन्य राज्यों की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है दुधवा, उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है जिम कार्बेट, तो उत्तराखंड में जिम कार्बेट है, और राजस्थान में जो वो रणथंभौर, मुकुंदा हिल्स और सरिस्का है, और गुजरात में जो है वह गिर है, मरीन है और ब्लैक बक है। हालांकि घाना के बारे में पूछा गया है तो घाना नेशनल पार्क जो है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण लोग को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? ऑप्शन ए है आपका कि बांस के घर, ऑप्शन बी है कि बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर, ऑप्शन सी है फूस के बने मिट्टी के घर, और ऑप्शन डी है सपाट छतों वाले लकड़ी के घर ग्रामीणों के द्वारा बनाने चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वह है आपका कि जहाँ पर अधिक वर्षा होती है जैसे कि असम जैसे क्षेत्रों में, तो वहाँ पे बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला है कि 2 बच्चों की क्लिनिक विकृति रिपोर्ट्स है और उनके बारे में यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, पहला कि आरती जिसकी आयु 12 वर्ष है और उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वह 10.5 ग्राम प्रति DL है, और नमन जो है उसकी भी आयु 12 वर्ष है और उसके शरीर में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वह है आपका 8 ग्राम। तो यहाँ पर पूछा गया है कि
उपरोक्त रिपोर्ट के आधारित क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर हम समान रूप से बता सकते हैं आपको कि जो पुरुषों में हीमोग्लोबिन होना चाहिए, पुरुषों में मैन में, तो मैन में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 से 16 जी प्रति डीएल होना चाहिए, और वुमेन यानी कि औरतों में जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए वह 12 से 16 जी प्रति डीएल होना चाहिए। तो इस प्रकार से आरती एक लड़की है, तो इसमें भी आप देख सकते हो कि हीमोग्लोबिन की कमी है यानी कि रक्त अल्पता से पीड़ित है। और नमन जो है वह एक पुरुष है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी है यानी कि अभी रक्त अल्पता से पीड़ित है। तो इससे सामान्य सा सार निकाला जा सकता है कि दोनों ही अनीमिया यानी कि रक्त अल्पता से पीड़ित हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला है कि अल्बर्नी एक यात्री था जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि आपका अल्बर्नी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्बर्नी ने लगभग, ठीक है, यहाँ पर जो आपका है अल्बर्नी ने जो यात्रा किया था 1000 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो ये आपका पहला सही है। दूसरा है कि उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए तालाब। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्बर्नी उज्बेकिस्तान का निवासी था, वह एक खाड़ी देश है और वहाँ पे जल की कमी है। तो उसने उन सारी चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके यहाँ कम थी, ठीक है। जल, वहाँ की कल्चर, संस्कृति और कल्चर जो यहाँ से भिन्न थे, इसके बारे में उसने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में लिखा था। और अगला है कि हमें उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि उसकी पुस्तक किताबुल हिंद से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो सही ऑप्शन है तीनों हैं, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होता है, ए, बी और सी। अगला है नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया से फैलते हैं, और आगे चल के उनकी खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और पूछे गए हैं इनके बारे में। तो मलेरिया के टीके की खोज सबसे पहले जिन्होंने किया था उनका नाम था रोनाल्ड रास, ठीक है, रोनाल्ड रास थे। अगर बोमोट के बारे में बताया जाए तो बोमोट क्या है कि सबसे पहले इन्होंने पाचन क्रिया के बारे में बताया था। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। और रोनाल्ड रास ने, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, ये बताया था कि मलेरिया जो होता है वह मच्छर से, मादा एनाफ्लिस मच्छर के काटने से फैलता है, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1902 में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पूछा गया मलेरिया के बारे में, तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला है पर्यावरण अध्ययन के प्रकरण के स्थान पर उप विषय यानी कि थीम उपागम को स्वीकार किया गया। पहला है आपका कि यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है आपका, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पर्यावरण अध्ययन है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह संयुक्त और परस्पर संबंधी समझ को सक्षम बनाता है, क्योंकि सभी चीज़ों को आपस में जोड़ने की कोशिश करता है, ये सही है आपका। और अगर है कि यह शिक्षण और समझाने को आसान बनाता है, बिल्कुल सही है कि यह शिक्षण मतलब आसपास के एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं जिससे कि हम शिक्षण और समझाने के तरीके को आसान समझ सकते हैं। अगला है कि यह किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है, तो यह गलत है, यह सीमित नहीं करता है, उसको और ब्रॉड तरीके से दिखाने की कोशिश करता है। और अगला कह रहा है कि यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाता है, तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका ए, बी और डी सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी, ए, बी और डी। अगला कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। ऑप्शन ए है आपका कि क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक, ऑप्शन बी है संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक, ऑप्शन सी है संज्ञा एवं क्रिया दोनों, और ऑप्शन डी है न तो संज्ञा नहीं क्रिया। तो हम देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर ज़्यादातर हमें क्रियाएं कराई जाती हैं, न कि संज्ञानात्मक ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राथमिक स्तर पर या जो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है वह संज्ञा की अपेक्षा क्रियात्मक अधिक है, क्योंकि हर एक चीज़ों का हमें वहाँ पर क्रिया करके सिखाया जाता है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन आपका बी होता है। अगला है कि अपनी कक्षा में प्रदूषण बढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द नहीं सुना है और इसलिए उन्हें इसे समझने में कठिनाई होगी। निवेदिता को इस संप्रत्यय की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि
यहाँ पर हम देखते हैं कि पूछा गया है किस प्रत्यय। तो पहला है आपका व्याख्यान, तो लेक्चर, मतलब कि अगर हम पहले ही आकर लेक्चर देने लगें तो बच्चे बच्चे उसको समझ नहीं पाएंगे, तो ये आपका गलत हो सकता है। और दूसरा है आपका विचार मंथन। तो विचार मंथन हम तब करते हैं जिसके बारे में आप पहले से जानते हो, ठीक है। जैसे कि आप जल के बारे में पहले से जानते हो, जल प्रदूषण क्या है, तो हमने आपको जल प्रदूषण के बारे में कहा, तो आप विचार मंथन कर सकते हैं। लेकिन जिसके बारे में आप जानते ही नहीं, तो वहाँ पर भी आप विचार मंथन नहीं कर सकते हैं। और अगला कह रहा है कि नाटक के द्वारा, तो ये सही है कि हम कुछ बच्चों को लेकर हम प्ले कराएं, नाटक कराएं। और अगला है क्षेत्र भ्रमण, कि जो प्रदूषित क्षेत्र हैं उनके बारे में हम पहले घुमाएं, ठीक है, और उसके बाद उसके बारे में हम व्याख्या करें। तो यहाँ पर शुरुआती दौर के लिए सबसे अच्छा होगा कि क्षेत्र भ्रमण और नाटक। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए, सी और डी। अगला है परिवार और मित्र। परिवार और मित्र पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि विद्यार्थी के प्रगति का आकलन करना। ये बिल्कुल आपका सही है कि हम अगर कोई पाठ पूरा कर लें तो उसके बाद उनके प्रगति का आकलन करने के लिए हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थी के अधिगम का आकलन करना, यानी कि हम वह किस प्रकार से सीखे हैं, क्या क्या समस्याएं आई हैं उनको सीखने में, कहाँ पर नहीं सीख पाए, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, परीक्षण लेते हैं। और अगला कह रहा है कि अभिभावकों को विद्यार्थियों के प्रगति के बारे में बताना। ये भी सही है कि आपका बच्चा किस प्रकार सीख रहा है, कहाँ पर उसकी समस्याएं। और अगला कह रहा है कि विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित करना। तो ये गलत है, ठीक है, कि हम पढ़ाने के बाद हम उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित कर सके। तो इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन गलत है। और आपका क्या सही होता है, ए, बी और सी। ए, बी और सी। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला है विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? ऑप्शन ए है आपका कि कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को। ऑप्शन बी है कक्षा के सबसे शरारती विद्यार्थी को। ऑप्शन सी है छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे। और ऑप्शन डी है वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित करेगा। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेगा, जिससे किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो और नेता वह व्यक्ति हो। क्योंकि अगर बच्चे नेता चुनते हैं तो वह उनके बारे में अच्छे से चीज़ों को जानते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है। अगर हम डायरेक्ट चुन लेंगे तो उनके प्रतिभा का आकलन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होगा कि छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे। जैसे कि हम लोग मॉनिटर बनाते हैं, ठीक है, तो क्लास का मॉनिटर कौन बनाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे समूह बनाकर वोटिंग करने के लिए कहते हैं, और बच्चे जिसे सर्वसम्मति से लेकर आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मॉनिटर बनाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसके लिए हम करेंगे। अगला है भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरुप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है? सब्जियां कौन खरीदता है? आपके परिवार में खाना कौन बनाता है? वह ईवीएस के निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है? तो पहला कह रहा है कि परिवार के खान पान की आदतें। तो इससे नहीं हो सकता है खा सब्जियां कौन खरीदता है, खाना कौन बनाता है, इससे आदतों के बारे में वो चर्चा नहीं कर सकती है, मतलब कि इससे वो चीज़ें नहीं निकल पाती हैं। अगला है कि परिवार को एक साथ मिलकर खाना चाहिए। ये भी चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खरीदने की बातें की जा रही है, बनाने की बातें की जा रही है और खाना खाने की बातें की जा रही है। तो यहाँ पे केवल खाना नहीं आता है। और अगला है कि परिवार के सदस्यों को भोजन पकाने की भूमिका। तो इससे हम कह सकते हैं कि भोजन पकाने की जो भूमिका है उसके बारे में, कि वहाँ पर ऐसा तो नहीं है केवल महिलाएं ही भोजन बना रही हैं या केवल पुरुष बना रहे हैं या दोनों लोग समावेशी रूप से बना रहे हैं। तो इससे हम इसका आकलन कर सकते हैं। और अगला है परिवार में जेंडर भूमिका की चुनौती। ये भी आपका हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी और डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसको पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्यामा का यह व्यवहार निम्नलिखित में से शैक्षिक पक्ष का आकलन करने वाले किस उपकरण को दर्ज किया जाएगा? तो ऑप्शन ए अवलोकन सूची, ऑप्शन बी है रेटिंग स्केल, ऑप्शन सी है वृत्तांत रिकॉर्ड और ऑप्शन डी है पोर्टफोलियो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अवलोकन सूची, यहाँ पे वृत्तांत रिकॉर्ड, क्योंकि एक लंबे समय की घटनाओं को जो हम देखते हैं और उसको जो एक्सप्लेन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वृत्तांत रिकॉर्ड कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वृत्तांत रिकॉर्ड। अगला है गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से
विद्यालय नहीं आ रहा है। उसके अभिभावक से बात करने में पता चला कि उसे बोर्ड पर पढ़ने में कठिनाई होती है और वह कक्षा प्रक्रियाओं में भाग नहीं ले पा रहा है। गीता को इकबाल को विद्यार्थी आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए। तो आई थिंक क्वेश्चन आपने सुना होगा, समझ पाए होंगे कि एक लड़का है जो अच्छे से व्हाइट बोर्ड पर चीज़ों को नहीं देख पा रहा है और इसलिए वो क्लास में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या होगी। तो ऑप्शन ए है आपका कि उसे घर में पढ़ने की स्वीकृति देनी चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि घर पर हम सारी चीज़ों को सीख नहीं सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि उसे उसके अभिभावक को डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहना चाहिए। ये लगभग सही हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं। अगला है कि कक्षा नाटक योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए। और अगला क्या है कि इकबाल को आगे की सीट पर बैठानी चाहिए। तो इन चारों चीज़ों में से सबसे जो सही है वो आपका क्या है कि कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए। कि पहले हाँ तुमको लोग सपोर्ट कर रहे हैं और तुम आओ और तुम्हारे साथ इस प्रकार की कोई गतिविधियाँ नहीं होंगी, तुम भी सभी बच्चों के समान हो और तुम चीज़ों को सीख सकते हो। तो जो सबसे सही ऑप्शन है वो आपका सी है कि कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल की भूमिका निर्मित करनी चाहिए। आगे ऋषि चीज़ें हम जो बनाते हैं और कहते हैं पढ़ाने की योजना बना रहा है, वह रेशम कैसे बनता है इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या होगी। तो अब पहला है आपका कक्षा में चर्चा, दूसरा है आपका विशेषज्ञ वार्ता, तीसरा है आपका वृत्त चित्र प्रस्तुतिकरण और चौथा है रेशम पालन इकाई का भ्रमण। तो आपने पता है कि पर्यावरण में सबसे उपयुक्त विधि जो है भ्रमण विधि को माना गया है कि अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो हम उस स्थान पर ले जाकर बच्चों को घुमा दें। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन क्या होगा आपका डी, भ्रमण विधि। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को करना चाहिए। ऑप्शन ए है पाठचर्या का निर्माण, ऑप्शन बी है पाठचर्या का पालन, ऑप्शन सी है पाठचर्या का स्थानांतरण और ऑप्शन डी है पाठचर्या का क्रियान्वयन। तो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि जो पाठचर्या बनाया गया है वह अपने अकॉर्डिंग संस्था के द्वारा, अपने अकॉर्डिंग विभिन्न आयोग के द्वारा बनाया गया है। लेकिन हमें ये पता है कि हम किस क्षेत्र में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, वहाँ पे के बच्चों की थिंकिंग क्या है, वहाँ के बच्चों की नॉलेज लेवल क्या है, तो उसके अनुसार ठीक है हम क्या करेंगे, अपने अनुसार पाठचर्या का निर्माण करेंगे और उसके बाद ठीक है हम उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए कि वह पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। अगला कह रहा है कि कक्षा पहली एवं दूसरे के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि पहला है कि इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय अवधारणा पढ़ाना कठिन है। दूसरा है आपका कि पर्यावरण घटकों को भाषा और गणित के माध्यम से समाहित किया गया है। तो यहाँ पर आगे नहीं बढ़ते क्योंकि आपको पता है कि एनसीएफ में ही कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 और 2 के बच्चे जो हैं वह ईवीएस को भाषा और गणित के माध्यम से सीख लेते हैं। इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक की संस्तुति नहीं की गई है। जो ईवीएस के पाठ्य पुस्तक की संस्तुति की गई 3, 4 और 5 के लिए किया गया है और 1 और 2 में कहा गया है कि वह भाषा और गणित के माध्यम से चीज़ों को सीख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है पहले से लिखित नाटक का चयन कर निर्देशित करें, ऑप्शन बी है आपका स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करें, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें और ऑप्शन डी है कि पहले से मंचित एवं अभिनीत नाटक को खोजें। तो यहाँ पर जो होगा कि सबसे अच्छा ये होगा कि जो हमने कुछ कहानियाँ या कविताएं बता रखी हैं और उनके आधार पर हम क्या करेंगे कि बच्चे अपने से चीज़ों को लिखेंगे कि इन कहानी और कविताओं में किसका रोल तुम सबसे अच्छे से कर सकते हो, उसके बारे में तुम प्रैक्टिस करके आओ और अभिनय करो। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, सी होगा। क्योंकि अगर हम अपने स्तर से करवाते हैं तो हो सकता है कि वह बच्चा उसको ना कर पाए, लेकिन बच्चे के सामने अगर सारे पाठ्यक्रम रखे गए हैं हिंदी के या जो भी नाटक उन्हें पढ़ाए गए या कविताएं पढ़ाई गई हैं तो उनमें से उसको जो सबसे अच्छा लगेगा उसके अकॉर्डिंग अगर करता है तो वह सबसे अच्छा अभिनय कर सकता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन क्या होता है, सी। अगला है आपका जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा, उसने इस रंग को क्यों चुना यह पूछने पर वह जवाब देती है कि घर के पास तालाब का रंग हरा है क्योंकि पानी आकाश से आता है इसलिए आकाश हरा होगा। शिवांगी को ऑप्शन ए दिया गया है
कि उसकी सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए। ऑप्शन बी है उसे बताना चाहिए कि आकाश का रंग नीला होता है। ऑप्शन सी कि विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए। और ऑप्शन डी है उसे बताना चाहिए कि आकाश काला होता है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन होगा सी कि विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन करने की व्यवस्था करनी चाहिए, कि बच्चे ध्यानपूर्वक आकाश का अवलोकन करें और उसके बाद उसके बारे में वह समझ पाएं कि आकाश का रंग कैसा होता है। अगला है आपका कि ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। ऑप्शन ए कह रहा है आपका कि अधिगम के लिए आकलन, तो ये आपका सही है कि अधिगम के लिए आकलन। और ऑप्शन बी कह रहा है कि अधिगम का आकलन, ये आपका गलत है। और अगला कह रहा है कि आकलन के साथ अधिगम, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि अधिगम के बारे में आकलन, तो ये भी आपका गलत है। तो विद्या ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन क्या है, तो ए और सी हो सकता है आपका अधिगम के लिए आकलन और अधिक आकलन के साथ अधिगम। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है ए। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे रचनात्मक आकलन के लिए पूछा गया है, तो रचनात्मक आकलन के लिए सबसे उपयुक्त जो होता है वह क्या होता है, दृष्टांत अभिलेख होता है। ठीक है, कि हम स्वयं से उसके बारे में देखें और उसका वर्णन करें। ठीक है, तो यहाँ पे दृष्टांत अभिलेख है रचनात्मक आकलन का सबसे अच्छा उपयोग है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर यह सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस पीपीटी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं दोस्तों कि टेलीग्राम से जुड़ने पर आपको प्रतिदिन, ठीक है, ईवीएस और अन्य सब्जेक्टों के टेस्ट सीरीज भी शुरू हैं। आप वहां पे जाकर अपने टेस्ट को दे सकते हैं और अपने रिजल्ट को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।